होते हैं तो कविता, जब गमगीन होते हैं तो कविता, चाहे लक्ष्य मिल जाए तो कविता, या किसी मुकाम को ना हासिल कर पाए तो कविता, प्रेम में हो तो कविता, विरह में हो तो कविता, सीमा पर चाहे जवान खड़ा हो या देश में कहीं पर किसान खड़ा हो तो कविता। यानी कि जिंदगी के हर रंग में आपको कविता ही मिलती है। और द न्यूज ओशियन पर मैं अम्बरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने मशहूर कवि गजेंद्र प्रियांशु जी, कवि सम्मेलनों के राजेश खन्ना। और कुछ एक विशेषण अगर बच गए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आपको कई बड़े अवार्ड मिले, जिनमें से डॉक्टर विशु सक्सेना अवार्ड भी जल्दी में मिला, देवल आशीष अवार्ड और गीत गंधर्व सम्मान से सम्मानित हैं। आज गजेंद्र जी से हम बातचीत करेंगे, शुरुआत उनके जीवन परिचय से करेंगे। सर, बातचीत करने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं शुरुआत करूं आपके एकदम जीवन से, जैसे जन्मतिथि से शुरुआत होती है, आप पूछते जाओ। और दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा उसको इस तरीके से समझाया जाए ताकि दर्शक आसानी से बात को समझ जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है 1979 से। बाराबंकी जिला तोरई गांव, बाराबंकी जिले के तोरई गांव में श्री कृष्ण कुमार सिंह के घर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है गजेंद्र कुमार सिंह। बड़े होते हैं तो वकालत की पढ़ाई और उसके बाद में फिर परास्नातक। सर, आप ये बताइए कि गजेंद्र कुमार सिंह गजेंद्र प्रियांशु कैसे बने, उसके बीच की कहानी क्या है? क्या था कि मैं एमए कर रहा था। तो अब हमारे सारे दोस्तों में सारे दोस्त हुआ करते थे, तो हम कविताएं लिखा करते थे। तो कोई अनजान के नाम से लिखता था, कोई गुमनाम के नाम से लिखता था। तो मेरी एक दोस्त थी, तो हम दोनों थोड़ा थोड़ा शायद प्रेम भी करते थे। तो उसने कहा था कि मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, प्रियांशु। तो अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम इस नाम से लिखा करो मेरे लिए। तो मैंने उसके लिए इस नाम से कविताएं लिखनी शुरू की और वही नाम लिखता रहा लिखता रहा। फिर धीरे धीरे हम सब अलग हो गए, अपने अपने स्थानों पे पहुंच गए, अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए। फिर वो नाम मेरे साथ रह गया, और वो नाम रहते रहते आज आप सबके स्नेह से इतना उसने प्रसिद्धि पा ली। और उस नाम की महक का मैंने गीत भी एक अभी जल्द में लिखा है, और मैं जी पढ़ता हूँ इस समय कि उसने मुझसे फोन करके अभी 10-12 साल बाद उसने पूछा कि क्या करते हो आजकल। तो मैंने उसे बताया कि मैं क्या करता हूँ। तो गीत था कि कहीं प्रशंसा कहीं पे ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार अखबार में, रात रात भर। तो ये अभी मेरे चैनल से रिले हुआ है, शायद आपने सुना भी है जी इसको। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था नाम का। जी। और उसके बीच का जो एक दौर पूरा होता है कि आप जैसे एक बच्चा इंटरमीडिएट में पहुंचता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, आपने वकालत की पढ़ाई की, परास्नातक। ये नाम बनने के पीछे की बहुत सारी और कहानियां होंगी, क्योंकि कभी किस तरीके से जो बनने का जो पूरा एक दौर रहा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। दौर तो क्या था कि मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था। जी तो उस समय पढ़ाते समय वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। जब मैं खुद पढ़ता था तो मेरे कॉलेज में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। तो मैं अक्सर दिनकर जी की कविता गाया करता था। एक कविता उनकी थी कि धुंधली हुई दिशा से मैं छाने लगा कुहासा, कुचली हुई शिखा से आने लगा धुआंसा, दाता पुकार मेरी संदीप को जिला दे, बुझती हुई शिखा को संजीवनी पिला दे, प्यारे स्वदेश हित में अंगार मांगता हूँ, चढ़ती जवानियों का श्रृंगार मांगता हूँ। ये कविता मैं बहुत प्यार से गाता था। और हमारे यहाँ बाल सभा होती थी। बाल सभा में क्या होता था कि हर शनिवार को बच्चों की गोष्ठी होती थी, जो गीत कविता संगीत जो भी होता था। तो उसमें मुझे एक कांच का पेन था जो फर्स्ट प्राइज मिला था इस कविता को गाने के बाद। तो मुझे कविताएं गाने का बहुत शौक था। फिर जी गांव में रामचरितमानस के पाठ होते थे, उनको मैं देखता सुनता था। गांव में लोक साहित्य हमारे खूब प्रचुर मात्रा में था। तमाम सारे लोग थे जो होली पर राग गाते थे, गीत गाते थे, सुनरवा पायल न लाए फागुन बीता जाए। और
नौटंकी होती थी, नौटंकी में बढ़िया अच्छी सी नौटंकी होती थी जिसमें भक्ति और संयोग जिसमें और फूहड़ता नहीं थी। हाँ, सूरदास के पद में सुनता था उस समय। श्रवण नीर एक किस्सा होता था, तो हमारे यहाँ एक एक्टर थे, वो आते थे। तो उसमें उसकी कहानी थी कि राजा से रानी और बच्चे बिछड़ जाते थे, तो वो गीत गाते थे। सूरदास का पद होता था जिसमें वो कहते, ऊधव करमन की गत न्यारी, काहे का बगुला श्वेत बरन भय, काहे का कोयल काली। मतलब हमने साहित्य यहाँ से शुरू किया, जी जी। नौटंकियों से सीखा। और वो धीरे धीरे जब मैं पढ़ाने लगा तो मुझे भी शौक था, अभिनय का शौक था, तो मैं हारमोनियम में बजाने लगा। हारमोनियम अच्छा। खूब मैंने सीखी और मैं बजाने लगा। तो जिस कॉलेज में रह पढ़ाता था उसमें भी मैं उस कल्चरल जो प्रोग्राम होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता। मैं खुद बच्चों को ट्रेंड करता और मैं खुद भी कई बार अभिनय करता और बच्चों से अभिनय करवाता। तो उसमें सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, इनका सबका मंचन करवाता। उसके लिए राधे श्याम रामायण पर मैं चौपाइयाँ लिखा करता था और उन चौपाइयों को डायलॉग के रूप में बच्चे गाते थे। तो वो चीजें थी। तो एक कवि थे पंडित राम किशोर तिवारी जी, तो वहाँ आते थे एनुअल फंक्शन का संचालन करने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम किसने तैयार करवाया। मैंने बोला कि मैंने करवाया है। तो बोले कि तुम कविता भी लिखते हो क्या? मैंने कहा हाँ सर लिखता हूँ। तो बोले कि कभी गोष्ठी में हो। तो वो पहला मतलब आमंत्रण था कवि सम्मेलन की ओर। तो मैं 2005 में मेरा विवाह हुआ जून के महीने में। जी, पहली बार। पहली बार ही हुआ। आप आपकी बात मुझे हाँ, अभी हाँ, पहली बार विवाह हुआ। तो मैं जून में शादी हुई, फिर मैं गांव चला गया। तो महीने 2 महीने वहां रहा। फिर जुलाई में स्कूल खुला। फिर अगस्त में मैंने एक बार कहा कि लाओ गोष्ठी में जाके देखें। तो हम गोष्ठी में गए। तो वहाँ हमारे तमाम सीनियर कवि बाराबंकी जनपद के थे। अम्बरीश अम्बर जी, रामकिशोर तिवारी जी, जयप्रकाश हुंकारी जी और भानु प्रकाश आसार, ये सब मतलब कि अपनी अपनी विधा के मर्मज्ञ लोग थे। कोई सवैया बहुत अच्छा लिखता था, कोई घनाक्षरी बहुत अच्छा लिखता था, कोई शेर बहुत अच्छे कहता था। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पकड़ थी। मैंने सबका सबसे सीखा और मैं जाता था गोष्ठी में तो सब मुझे बताते थे और मुझे सब स्नेह करते थे। मैं जहां भी मिस्टेक करता था सब मुझे बताते कि यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे बहर ये है, ये बहर है, ये गजल है, ये छंद है, ये सवैया है, इसका मीटर ऐसे है, ये ऐसे। कुछ मैंने किताबों से पढ़ा। तो मैंने सबको सीखा तो समग्र रूप मेरे अंदर समाहित हुआ। समाहित हो गया। तो मैं आजकल मंचों पर भी उसी तरह मैं कविताएं पढ़ता हूँ और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। जी जी। कवि का जो पेशा है, एक तो है कि आप शौकिया कविता लिखते हैं जी और दूसरा है कि एक पेशे के तरीके से कविता लिखना। जी आजकल रोजगार की खूब बात होती है कि जी बच्चा अगर बड़ा हो गया है तो कमाए और जो है कुछ आर्थिक जो है काम करे ताकि घर का खर्चा भी चल सके। जी तो इसमें एक तरीका ये है कि आपके अनुकरणीय हो जाए बाबा नागार्जुन जी या निराला जी, जी जिनका जिंदगी बहुत अच्छे से नहीं गुजरा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो। जी दूसरी तरफ शैलेश लोढ़ा है, डॉक्टर कुमार विश्वास हैं, जो एक स्टार के तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। जी तो जब आप ये इस क्षेत्र में आगे बढ़े तो परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन था कि कैसे खर्चा कमाओगे, कैसे काम चलेगा? क्योंकि वर्तमान में तो ऐसे ही उदाहरण मिल रहे थे। नहीं, मैं भी यही मानता था कि कवि सम्मेलन की दुनिया में पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि हमने जी। बचपन से सुन रखा था कि सरस्वती जी कोई का और झोला लक्ष्मी टांग जी का के बैर और है। जाके। हाँ, मैं वैसे ही देखता था। निराला जी मेरे आदर्श थे, जी नागार्जुन जी मेरे आदर्श थे। तो मैं ये समझता था, पहली बार जब मुझे 50 रुपए मिले तो जी मुझे ये लगा कि मुझे लड़का समझ के ये दिया जा रहा है बड़े द्वारा, कि मैं बहुत अच्छा कि मैंने परफॉर्मेंस की है, इसलिए वो मुझे दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि सर ये मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं, बोले आपने बहुत अच्छा पढ़ा और ये पैसे आपको रखने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरा आशीर्वाद है। तो मैंने कहा नहीं, पैसे मैं नहीं लूंगा। मुझे लगा कि मुझे कृपा पूर्वक दिया जा रहा है। तो बोले नहीं, सबको पैसे दिए गए हैं, जी तो ये आपका भी है पैसा और इसको आप लो। तो मैंने लिया। तो मुझे पहली बार तो उन्होंने मुझसे बताया, तुम्हें नहीं पता कि कवि सम्मेलन में पैसे मिलते हैं? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है कि पैसे मिलते हैं। तो बोले नहीं, कवि सम्मेलन में पैसे भी मिलते हैं। तो मुझे मिले। पर बिजनेस का जो, जैसे आपने कहा कि प्रोफेशन में कोई आना चाहे, जी तो ये पहली बात तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है और ना ये बिजनेस है। जी जी आप शौकिया लिख रहे हो, आपका व्यवसाय बन जाए अलग बात है। जी। पर आप आओगे तो शौकिया जो लिखने वाला व्यक्ति है वही आएगा और मेरा बाद में व्यवसाय बन जाएगा। जी पर व्यवसाय मान करके आप लिखने शुरू करोगे हाँ, तो तो ये हो ही नहीं सकता, असंभव। मेरा सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में है, कवि है, वो लिख रहा है, लेकिन ये दौर जो है कि आपको पैसे भी कमाने हैं, जी एक भूमिका आपके परिवार के प्रति आपकी है। जी तो जो नया कवि, मान लीजिए अभी जो देख रहा है, कोई दर्शक है जिस जो कविताएं लिखता है और वो भी गजेंद्र प्रियांशु कुमार विश्वास बनना चाहता है, जी तो वो अपने परिवार को कैसे समझाए या खुद को कैसे समझाए
कि अगर मैं यही काम 24 घंटे करने लगा तो मेरी जीवन नैया कैसे चलेगी? परिवार तो देखिए, जब शुरुआत होती है तो ये तो बचपन से शुरू होता है। उस समय आप पर पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं रहती है, और जब जी जिम्मेदारी उठाने का समय आता है तब तक आप में अगर प्रतिभा है तो वो निखर के आ जाती है कि आप इसको प्रोफेशन। दूसरा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। मैंने पढ़ाई की तो सिर्फ हिंदी साहित्य की मेरे हिंदी में 80 नंबर 85 नंबर आते थे, और इंग्लिश में मैं फेल हुआ था इंटरमीडिएट में। जी और मेरा जुनून था, मैं पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं करता था। मुझे जो पैसे मिलते थे मैं किताबें खरीद खरीद लाता था। जी मैं मेले ठेले में इंटरेस्ट नहीं रखता था। मेले भी जाता था तो फुटपाथ पर पड़ी हुई किताबें खरीदता था, और मैं खिलौने नहीं किताबों से खेलता था। जी और ये मेरा शौक था, लिखना और पढ़ना। तो आपको एक तो आपको ये मान के चलना ही पड़ेगा कि ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। बन जाए अलग बात है, हो जाए तो भगवान कृष्ण ने जैसे गीता में कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतु, मतलब उसको आप ये हेतु मान के ना चलो कि नहीं हम इसी से पैसा कमाएंगे तब हमारा परिवार चलेगा। जी और किसी भी व्यवसाय में, कोई भी कला का क्षेत्र हो, जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि नहीं हमें ये प्राप्त ही करना है, जी तो फिर वो अनैतिक तरीका अपनाता है। और जब ये इच्छा नहीं होती कि हमें हाँ मिल जाएगा तो ठीक है, मिल जाए तो सौभाग्य है, पर सोचो कि नहीं हमें इसे प्राप्त ही करना है, बस आपके अंदर अंदर पाप पैदा हो जाएगा। और जब पाप पैदा हो जाएगा तो आप कभी तो हो ही नहीं सकते हो, जी जी। कुछ भी हो सकते हो। अब आपकी एक कविता मुझे याद आ रही है, बहुत ही प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, कवि सम्मेलनों की राजेश खन्ना। अब इस जैसे राजेश खन्ना जी के बहुत सारे डायलॉग हैं जिनको लड़कियां रटती थी। आपका एक लाइन है जो मुझे लगता है कि हर एक के जुबान पे होगा जो कविता से स्नेह करता है, कितने निर्मोही मेरे सजन हो गए। हाँ, वो कविता है कि वो भी मैंने बताया ना कि मैं लोक साहित्य से जुड़ा हूँ, लोक गीतों से जुड़ा हुआ हूँ। जी तो हमारी हिंदी कविता में निर्गुण काव्य धारा का विकास हुआ है, जी सगुण और निर्गुण। निर्गुण काव्य धारा में जो प्रेमाश्रयी शाखा थी, एक ज्ञान आश्रयी शाखा, जिसने कहा कि परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका है उसे आत्मज्ञान, क्योंकि हम आत्मा में परमात्मा है उसको हम जाने। निर्गुण में जो ये प्रेम आश्रय शाखा थी, इसका मानना था कि परमात्मा से किसी कारण से हमारा बिछोह हुआ है, और ये बिछोह मिलन तब होगा जब हम उससे प्रेम करेंगे। तो उस प्रेम को जो आरोपित किया नायक नायिकाओं पर, तो ये जो विरह आख्यानक जो काव्य लिखे गए, जी जी इसमें कुतुबन, मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, इनके नाम प्रमुख हैं। तो इनका जो नायक होता था, हीरो जी जी और हीरोइन दोनों होते थे, तो वो नायक परमात्मा है जी जी और नायिका आत्मा है। आत्मा है। आत्मा और परमात्मा से जब दूर होता है तो वो विरह तो पैदा होता है। विरह उत्पन्न होता है। मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है पद्मावत, पद्मावत जिस पर फिल्म भी बनी है। बड़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा। हाँ, तो वो राजा रत्नसेन चित्तौड़ का राजा है, उसकी पत्नी नागमती है। एक तोता हीरामन जो है लंका से आता है, सिंघल द्वीप से, और आकर के अपनी राजकुमारी के सौंदर्य का वर्णन करता है और कहता है कि वो तुमसे प्रेम करती है। उस समय ये क्षत्रिय का धर्म होता था कि अगर कोई स्त्री प्रेम का प्रस्ताव रखती है लड़की, तो उसे उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उसे अपनाना, उसे संरक्षण देना, वो उस राजा का कर्तव्य होता था। तो वो चला गया उसको लेने। उसकी पहली पत्नी नागमती घर में व्यथित है। अब ये आत्मा जो है चली जाती है परमात्मा से दूर, यहाँ चली आती है। अब परमात्मा वहाँ बैठा है, आत्मा यहाँ है, तो आत्मा के का दर्द है। तो ये हमारे साहित्य की अवधारणा थी। उसमें उन्होंने लिखा, नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुण्य की न फेरा, नागर काहु नारी बस परा, सोई मोर पिय मोसो हरा। उसी ने मुझसे मेरे पति को चुरा लिया, वो किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गया। उसके लिए उन्होंने उपमान लगाए, उपमान लगाए कि कैसे मेरा पति ले गया। भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बल छरा। जिस प्रकार से भगवान नारायण ने बामन का अवतार धारण करके राजा बल के साथ छल करके धरती ग्रहण कर ली, वैसे ही हीरामन मेरे पति को लेके चला गया। करण पास लीन्हो कै छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। जिस प्रकार कर्ण से छल से सूर्य देव का दिया हुआ कवच कुंडल इंद्र ने छीन लिया, वैसे ही वो तोता मेरे पति को लेके चला गया। तो ये जो उदाहरण थे, मुझे लगा कि आज की जो नई पीढ़ी है, जी जी। इसको समझाने के लिए तो पूरा हमें रामायण महाभारत का इतिहास उसको पढ़ाना पड़ेगा। अब वो सब बोरिंग समझते हैं, पढ़ना नहीं। बोरिंग समझते हैं, तो इसको समझाने के लिए तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं नए नए तरीकों से उपमान जुड़ाऊं और इस तरह की चीज़ों को रोचक ढंग से प्रस्तुत करूं। तो मैंने नए उपमान जुटाने के चक्कर में वो रचनाएं कर दी। तो 2 लाइन से इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए,
किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेस से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गया। ऐसे मैंने बहुत, फिर ये बहुत लोकप्रियता इसको मिली तो मैं इसी तरह की रचनाएं और खूब करने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जी। विश्व हिंदी दिवस अभी हाल ही में बीता जी। हिंदी को लेकर के एक बहस ये है कि उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है। आजकल जब आप किसी बड़े ऑफिस में प्रवेश करते हैं, बड़े संस्थानों में जाते हैं, तो जो हिंदी वाला व्यक्ति है वो अपने आप को कमतर समझ करके प्रस्तुत करता है। लेकिन फिर एक दौर आता है जिसमें गजेंद्र प्रियांशु, डॉक्टर कुमार विश्वास बड़े मंच पर जाते हैं और अपना लोहा मनवाते हैं हिंदी का। तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें कैसे ये आत्मविश्वास भरा जाए कि नहीं, हिंदी एक बड़ी भाषा है और वो कैसे जुड़े उससे। और एक सवाल इसमें और मैं जोड़ देता हूँ कि एक हिंदी की धारा जिसमें जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, जिनको पढ़ करके एक आम व्यक्ति उसका अर्थ निकालने में असहज महसूस करता है, और एक धारा आती है जिसमें मुक्तक खूब लिखे जाते हैं, आसानी से बात आप कविता मंच से पढ़ते हैं और आसानी से बात कन्वे हो जाती है। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, किस धारा को पकड़ें और कैसे हिंदी समृद्ध हो? देखिए, जो भाषा का काम है युग के अनुकूल परिस्थितियों को गति देना, स्वर देना। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को स्वर देना। प्रसाद जी के ज़माने में मोबाइल नहीं था, तो वो मोबाइल के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, कहीं न सिम लिखा है न कहीं वो लिखा, कहीं नहीं लिखा। आज का जो पोएट होगा, अगर आज प्रसाद जी होते तो उनकी नायिका भी फ़ोन पे बात कर रही होती, उनकी नायिका पत्र थोड़े भेजती। अब पत्र आप 10 साल बाद किसी बच्चे से कहो कि मैंने प्रेम पत्र लिखा है, तो वो बच्चे को क्या मालूम प्रेम पत्र क्या होता है, वो तो आप SMS समझेगा। तो SMS और WhatsApp। तो आज का जो व्यक्ति हिंदी नहीं समझ पा रहा प्रसाद जी की, वो कारण है कि युग के अनुसार जो है भाषा बदलती रहती है। वो संस्कृत निष्ठ शैली वाली उनकी भाषा थी और वैसी ही भाषा थी, और आज जो भाषा है वो लगभग चेंज हो चुकी है। भाषा का यह स्वभाव होता है कि वो संस्कृति के गति के अनुकूल वो बदलती रहती है। जो समय 1850, 1900 के पहले जो भी रहा हो, 1900 भाषा हिंदी में खड़ी बोली का जो उद्भव काल है वो 1900 ईस्वी माना जाता है, और 700 ईस्वी 600 ईस्वी के आसपास से हिंदी पोएट्री पैदा हुई। वो तो संस्कृत और जो प्राकृत अपभ्रंश भाषाएं थी, उन भाषाओं से इसका जन्म होता है। तो इसके जन्म होने का कारण क्या था? कारण यही था कि चीज़ें लगातार बदल रही थी और उस बदलाव के लिए शब्द होने थे। तो जो शब्द इधर उधर से आए, उन शब्दों को बोलते बोलते लोग जो है एक नई भाषा बोलने लगे। तो इस तरह से सिंधु नदी के किनारे हम लोग रहते थे, तो इस कारण इसको सिंधी और सा फारसी में है नहीं, इसलिए इसको हिंदी बोला जाने लगा। तो भाषा जो बदलती। दूसरी बात यह है कि जो कहते हैं कि हिंदी का प्रभाव नहीं है, तो वो तो खैर आप देख ही सकते हो, हिंदी की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। हिंदी की कविताएं डॉक्टर कुमार विश्वास जी, कुंवर बेचैन जी, डॉक्टर और हरिओम पवार जी, और न जाने कितने सारे नाम हैं। मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी, उनकी बिल्कुल पीढ़ी में अभी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हूँ, और मेरी लोकप्रियता ये है। कवि सम्मेलन में 10,000 की भीड़ होती है, 10,000 आदमी पोइट्री सुन रहा है, आप कहाँ कह रहे हो कि हिंदी की लोकप्रियता क्या है। और एक बात आपको मैं बताऊँ, एक बात और, देवकी नंदन खत्री जो है उपन्यास उनका था चंद्रकांता, और वो अंग्रेजी शासनकाल में लिखा था उन्होंने। तो उस समय उसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी थी, उसको पढ़ने के लिए। और आज आप देख रहे हो डॉक्टर कुमार विश्वास जी का जो ग्लैमर है, हजारों लड़के, इंजीनियरिंग के लड़के, MBBS करने वाले लड़के, MD करने वाले लड़के जो है वो हिंदी पढ़ रहे हैं कि वो 4 पंक्ति मुक्तक जोड़ के अपनी प्रेमिका को भेज सके, प्रेम का इजहार है ना। तो ऐसा नहीं है, पर जिस दृष्टिकोण में, जैसे आप ऑफिशियल लोग हैं, ऑफिसों में जाते हैं, तो आपको हर जगह ऑफिस में सब लिखा होता है। अंग्रेजी क्या है, स्टेटस बन गया है, स्टेटस बना है उन लोगों का जिन्हें ये लगता है, मतलब अब मेंटली ये है ना कि सिगरेट आपको नहीं अच्छी लगती जी, आप नहीं पीते, आपको नहीं अच्छी लगती, आपके लिए 2 कौड़ी की है। जो पीता है वो सिगरेट लगा के चौराहे पे बड़ी शान से फूंकता है, उसको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अंग्रेजी लिख के वही है सिगरेट पीने वाला, उसको लगता है कि मैं बहुत स्टैंडर्ड दिख रहा हूँ, पर मेरी निगाह में 2 कौड़ी का है वो। कोई टाई लगा के आता है, उसकी निगाह में वो होगा, पर मेरे लिए नहीं है, तो वो उसको लगता है। तो वो अपना प्रदर्शन का तरीका है, कौन कैसे दिखा रहा है कि हम स्टैंडर्ड हैं,
पर आप अंदर से क्या हो ये हर व्यक्ति देखो। किसी चीज़, हमारे एक मित्र हैं अनिल चौबे जी, डॉक्टर अनिल चौबे बनारस के, वो लिखते हैं कि सुंदरता वस्तु में नहीं होती, सुंदरता या ग्लैमर दृष्टि में होता है। अगर सौंदर्य नाली में भी होता है, लेकिन आपकी दृष्टि सुअर की होनी चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब कि जैसे अंग्रेजी पढ़ के आप अगर आप अपने आप को संभ्रांत समझते हो कि अंग्रेजी पढ़ के आप अमेरिका से आए हुए या बहुत धनाढ़ लग रहे हो, तो ये आपकी व्यक्तिगत सोच है। वो आप सामने वाले पर नहीं थोप सकते हो कि आप अंग्रेजी पढ़े हो तो आप बहुत बड़े विद्वान हो। जी जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जी। दुनिया में एकमात्र कवि ऐसे हैं जिनको 24 घंटे गाया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी। जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की सबसे बड़ी रचना रामचरितमानस जी। अवधि में लिखी गई। जी। आप भी अवधि क्षेत्र से संबंधित जी। हैं, गोंडा, बाराबंकी और ये पूरा जो क्षेत्र है जी। ये अवधि से है। जी। अवधि का जो विस्तार है मुझे लगता है कहीं ना कहीं रुक गया है। उसके लिए ना तो मुझे लगता है कि साहित्यिक जो व्यक्ति हैं उन्होंने कोई प्रयास किए, और उसके सहेजने की जो बात कर, मैं एक दिन लाइब्रेरी में खोज रहा था कि मुझे अवधि से संबंधित बहुत सारे मटेरियल मिल जाएं ताकि मैं अपनी संस्कृति को साहित्य में खोज पाऊँ। तो उसके पीछे क्या कमी है और क्या आपकी जानकारी में है कि ऐसी कोई चीज़? हाँ, मुझे पूरी जानकारी है। आप जानकारी ये है, आप सोचो कि अवधि में लोकगीत गाए जाते थे। अमुआ महुआ की झूम डरिया तनी ताका न बलम हुआ हमारो रिया, आपने भी सुना होगा, है ना। भोजपुरी वाले कहते हैं ये मेरी है, और भोजपुरी का है, भोजपुरी का है। अच्छा। नदिया के पार फिल्म में हाँ। डायलॉग आप देखिए, कौन सा गाना है नदिया पार फिल्म का, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। आप भोजपुरी इसमें क्या है बताओ हमको, कौन दिशा में लेके चला, अवधि है नहीं, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, ये ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे। भोजपुरी क्या है, भोजपुरी वाले कहते हैं ये भोजपुरी फिल्म है। आप समझ लो कि अवधि का जो लिटरेचर है, खैर अभी वर्तमान में उसको ग्लैमराइज करने का काम करके उन्होंने बिहार की भाषा मिक्स करके उसको सारा अवधि का साहित्य खींच के वो करेंगे भोजपुरी है। भोजपुरी में जो कुछ भी अवधि में लिखा जा रहा भोजपुरी में, भोजपुरी का ग्लैमर थोड़ा बढ़ा। इस कारण हमारे यहाँ के जो राइटर्स थे वो भी अपना कहो को हो करने लगे, मतलब कि वो अवधि से वो भोजपुरी में जाना पसंद कर रहे हैं। अवधि का जो क्षेत्र था, गोस्वामी जी की जहाँ तक बात है, तो गोस्वामी जी ने अपने ज़माने में जो किया प्रचार, थोड़ा सा बीच में जैसे ये जो साहित्य वर्तमान समय का है तो दायरा बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन जो हुआ है पूरा विश्व स्तरीय, तो उसका थोड़ा सा वैश्वीकरण का कारण थोड़ा सा दायरा बढ़ा। दायरा बढ़ने के कारण ही भाषाएं जो छोटे स्तर की थी उनका थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ। मैं अगर अवधि में मैं लिखता हूँ, मैंने लिखे कई सवैया छंद लिखे थे, हंस तुम्हारे मिले न मिले स्वर पे हमरे चढ़ी आवी है माई। सवैया छंद मैंने बहुत सारे लिखे थे, मैंने गीत लिखे थे, पूछे चकई ते चकवा पुकारी सबेर गोरी होएगा कि नहीं। लेकिन अब इनको हम 7 जिले से ज़्यादा आगे नहीं सुना सकते, क्योंकि सब जगह अवधि के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो ये भी कारण हुआ। दूसरा क्या है कि काम करने वाले लोग, इसके जवाब में इस प्रश्न के जवाब में ये हो सकता है कि जब गोस्वामी जी ने अवधि में रामचरितमानस लिखा तो उन्हें थोड़ी पता था कि दिल्ली में जब किसी के घर में कोई आयोजन होगा तो राम को याद करने के लिए अवधि में गाया जाएगा। हाँ, नहीं उस तरह का काम अगर आज भी हो, अगर गोस्वामी जैसा, पर गोस्वामी जी तो अब उनको कौन छू सकता है, उस तरह का अगर काम हो जिसे, और थोड़ा सा अभी जागरूकता हो, राजनीतिक उपेक्षा भी मैं इसको मानता हूँ, जैसे कि अभी थोड़ा सा अवधि को लेकर काम हो। आप भाषा का जो सिस्टम है, जैसे हमारा जो लिटरेचर है हमारे नाम से प्रकाशित हो, तमाम तो लिटरेचर हमारा अवधि का है, उसको भोजपुरी बताया जा रहा है। हमने आपको अभी उदाहरण दिया। गीत हमारे सुपरहिट गाने थे उस जमाने के, सायरा बानो फैजाबादी थी वो गायिका, जिसके बहुत सारी कैसेटें चलती थी, तावा वाली आपने भी सुनी होंगे, वो सब भोजपुरी वाले कहते हैं मेरा है। अब कोई अवधि से आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि मेरा है। तो इन सब कामों की ज़रूरत है, थोड़ा उपेक्षित है, थोड़ा सा उपेक्षित है राजनीतिक कारणों से। और राजनीतिक आजकल चूँकि अर्थवाद है, तो राजनीतिकरण और अर्थवाद के कारण कोई नया व्यक्ति साहस नहीं कर पा रहा है कि वो भोजपुरी वालों से विरोध करके स्टैंड हो जाए और कहे कि ये मेरी अवधि है और ये मेरी संपत्ति है। तो इसके लिए आवश्यकता है, और आपने ये बात मुझसे भी कही है, तो मुझे भी इस बात का मैंने
भी सोचा है भविष्य में कि जी, जी। मैं अपना स्टूडियो जब मेरा बनकर तैयार होगा तो मैं अवधि के लिए काम करूंगा, और उसके लिए मैंने पेज वोज अभी भी मतलब अच्छा, बना रखा है, अच्छा, अच्छा। और उस पर मैं अवधि के रचनाकारों को कभी यदा कदा डालता हूँ जितना समय मिल पाता है, और भविष्य में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अवधि के लिए, अवधि ही के लिए कुछ कर सकूँ। बाकी खड़ी बहुत बोली में बहुत तो जो कुछ हो ही रहा शुभकामनाएं। है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बोली है जो धीरे धीरे लुप्त हो रही है, दूसरी बोलियां उसको कैप्चर कर रही, जैसे आपने बताया भोजपुरी का उदाहरण दिया, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। जी ये आप दो पंक्ति सुनाए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, विरोधाभास में जीवन, जैसे अभी हमने बताया कि अवधि भी उपेक्षित है, ऐसे में काम करने के लिए अब हर काम के लिए पैसा चाहिए, अर्थ चाहिए, धन चाहिए, और लोगों का बल चाहिए। तो वो धीरे धीरे जब दूसरी चीज़ों से कमा करके फिर अपने स्थानीय चीज़ों में खर्च किया जा सकता है, तो भविष्य में अवधि के लिए भी काम होगा। तो वही है नागफनियों की गली में फूल का व्यापार। गहन गिरि बरसा घन वन में, गहन गिरि बरसा घन वन में, बहकती पूर्वा पवन में, दाहकते धरती गगन में, महकने दो प्यार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। संसार में अच्छाई भी है, बुराई भी है, हमें चुनना क्या है ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। वे दिल में तेरे प्यार की दुनिया दफन है, भोर लगती दोपहर जैसी तपन है, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, मैं इधर शादी का जोड़ा बुन रहा हूँ, तू उन्हीं धागों से क्यों बुनता कफन है, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, अर्थियों पर सज रही है देह तेरी, डोलियों में हो रहा श्रृंगार मेरा, नागफनियों की गली में फूल का व्यापार मेरा। मुझे लगता है कि जब आप किसी साहित्यिक व्यक्ति से बात करें जी तो इस बात से बचना चाहिए कि आप उससे किसी एक कृति को ये कहें कि मेरी सबसे अच्छी पसंद है। तो अब आप सामने बैठे हैं, लेकिन मैं फिर भी रोक नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को कह रहा हूँ कि मेरी सबसे पसंदीदा आपकी जो कृतियों में से एक है वो यही है। खैर, अपनी अपनी पसंद है और अपनी अपनी दृष्टि है, मैंने पहले बोला। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जी फरवरी महीने में एक पूरा सप्ताह समर्पित है प्रेम को, जी और जहाँ जितना मैंने आपको पढ़ा 2-3 दिन में, जब आपके मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, उससे पहले जब से मैं आपको सुनता रहा हूँ, श्रृंगार जिसे कहा था कूट कूट के भरा गया, जब श्रृंगार एकदम टपकता है हर बात से ही आपके। और तो एक प्रेम का एक तरीका है वैलेंटाइन डे, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, जो भी डे होता है। और एक प्रेम है जो श्री कृष्ण परिभाषा देते हैं कि प्रेम पहले विद्युता से होता है, फिर उसके जो है कर्म से होता है, उसके बाद में उसके धन से होता है, फिर रूप से होता है। एक तो उनकी परिभाषा है, और एक परिभाषा वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सब होता है। आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों के बीच में प्रेम कहाँ पर है? प्रेम जो है कोई परिभाषा की वस्तु नहीं है जी। प्रेम को परिभाषित तो किया नहीं जा सकता। जैसे आपने कहा कि लोगों ने कहा कि किसी को प्रभावित करने के 3 तरीके हैं। रूप, हाँ पहला है कि रूप आपका कैसा है। जी जी। फेल, रूप तो कभी प्रभावित नहीं करता किसी को, रूप किसी को नहीं प्रभावित करता है। अगर रूप किसी को प्रभावित करता होता तो शायद वे लोग ज़्यादा प्रेम पाते होते रहते हों जो बहुत खूबसूरत हों, पर ऐसा होता नहीं है। प्रेम को रूप से नहीं प्रभावित। दूसरा है कि धन भी प्रेम लाने का, प्रेम तो सिर्फ प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। अब प्रेम की परिभाषा आप क्या, जो श्री कृष्ण जी ने कही और जो आज कहा जा रहा है वैलेंटाइन डे पर, या संत वैलेंटाइन डे उनके हिसाब से मनाया जाता है, तो वो ये सब का सब कुछ भी नहीं है। प्रेम तो सिर्फ एक ही है, वो चाहे श्री कृष्ण जी का है और चाहे गजेंद्र का है। जी जी। प्रेम की परिभाषा केवल एक ही है, और वो सिर्फ है प्रेम, बस वो 2.5 अक्षर ही है। तो अब उसके लिए क्या है कि जैसे हिंदू मैथोलॉजी में है तो तमाम पहले निर्गुण ब्रह्म था कि परमपिता परमेश्वर का स्मरण करो बैठ के, तो लोगों ने कहा कि ऐसे स्मरण करने से मन भटक जाता है, तो कहा कि मंदिर बना लो, मंदिर में देखो तो मूर्ति सामने रहेगी तो एक वातावरण बनेगा कि हाँ ठीक है।
तो ये जो वैलेंटाइन डे है, होली है और ये दिवाली है, ये सब उस वातावरण को बनाने के साधन हैं। परमात्मा को प्राप्त करना, ईश्वर का भजन करना ही एक केवल भक्ति है। तो ये इस्लाम क्या है, सिख समुदाय क्या है, हिंदुत्व क्या है, ये सब क्या है, ये सिर्फ तरीके हैं जो लोग पहले गए परमात्मा को प्राप्त करके, उन्होंने कहा कि ये रास्ता है, आप भी चल सकते हो। लेकिन चलने वाले नहीं चलते हैं। आप पता लगे मंदिर में पूजा कर रहे हो और ध्यान आपका जूतों पर लगा है, आप सोच रहे हो आप श्री कृष्ण हो जाओगे, कैसे हो जाओगे, नहीं हो सकते। तो उन लोगों ने बताया तरीका। तो प्रेम केवल प्रेम है, वो विशुद्ध है, आत्मा और परमात्मा का प्रेम। हर व्यक्ति के हृदय में आत्मा है, ये कबीर कहते हैं, ये बड़े संत, हमारे तमाम संतों ने, सब ने कहा, और सब आज भी तमाम सारे जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं वो सब ये मानती हैं कि हम किसी तत्व से बने हुए हैं। आत्मा हमारे अंदर परमात्मा का वो एक अंश है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का एक नेटवर्क प्रदाता कंपनी है और सिम सारे मोबाइल में लगी है, नेटवर्क सबको वहीं से मिलता है। तो वो जो है परमात्मा है और सिम जो है आत्मा है। और ये शरीर आपका मोबाइल है, ये शरीर गलता है, जल जाता है, मिट जाता है, पर वो सिम नहीं मरती। मोबाइल टूटता है, सिम नहीं मरती। तो जो प्रेम है तो वो अपने एक दूसरे को पहचानता है। आप देखा होगा, आपने तमाम जीव जंतुओं को देखो, आप कुत्ते को देखो, मालिक होता है, मालिक के घर के अन्य सदस्य होते हैं, और मालिक के घर की पत्नी है, बच्चे हैं और मेहमान हैं। आप जाओ, कुत्ता सबके साथ अलग अलग व्यवहार करता है, जबकि वो ना हमारी भाषा समझता है, ना हमारे साथ रहता है, ना हमारी योनिका है, उसका शरीर है, सब कुछ अलग है। पर प्रेम ऐसी भाषा है जो उसको अव्यक्त रूप से समझ में आती है, और उसका व्यवहार सबके प्रति अलग अलग होता है। तो प्रेम केवल प्रेम होता है। बाकी जैसे अब ये वैलेंटाइन डे की बात जिसे आपने करी, तो वैलेंटाइन डे तो इसको मनाते हैं लोग और अपने तरीके से मनाते हैं। कट नोट कर लो, कट खांसी आ नोट कर लेना। बंद कर दिए थे क्या? कब सीखोगे काम करना? मैं कट बोल रहा था नोट करने के लिए। ठीक है, आना है अब? हाँ सर, वैलेंटाइन डे। हाँ, तो प्रेम जो है वैलेंटाइन डे जैसे है। अब करने का तरीका क्या है कि आजकल प्रेम तो थोड़ा कम बचा है। कम इसलिए बचा है कि ऐसा कि नहीं कि प्रेम मर तो सकता नहीं है, और मरा भी नहीं, ऐसा नहीं। मोहब्बत करते हैं, मैंने खुद की है, तो मोहब्बत होती है और होती है और तो होती है। बाकी जैसे कि अब हमारे पास कार्य करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक बुद्धि और एक आत्मा। आत्मा और बुद्धि के सत्प्रेरणा से हम काम करते हैं। कोई चीज़ जैसे करने जा रहे होते हैं तो बुद्धि कहती है कि करो, इससे पैसा मिलेगा, इससे ये मिलेगा, वो संसार के हिसाब से सोचती है, क्योंकि जिस माहौल में आप डेवलप हुए हैं वैसी ही वो बुद्धि सोचती है। आत्मा विशुद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वो कहती है कि क्या गलत है और क्या सही है। आप चोरी कर लेते हो, बुद्धि से करते हो, आत्मा आपकी धिक्कारती है कि नहीं ये गलत है, पर बुद्धि कहती है अरे रखो, क्या करना। तो प्रेम में भी सेम, बुद्धि से लोग क्या है तमाम सारे दुराचार होते हैं इस दिन, लेकिन आत्मा विशुद्ध जो है प्रेम की वो अलग ही है, उसका रंग अलग है। तो ये तिथि, दिन और महीना और वर्ष, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है प्रेम के लिए। प्रेम तो वो अनंत स्वरूप में है। कोई पीकर मर जाए तो इसमें प्याले की क्या खता है। जी जी, इसको दो लाइन आप। हाँ, वो है, मैंने लिखा कि सौंदर्य के लिए कि जैसे हम बहुत खूबसूरत हैं या कोई स्त्री है बड़ी खूबसूरत है, अब वो रास्ते से जा रही है। मेरा विचार है कि सौंदर्य है और परमात्मा ने सबको बनाया है, और सौंदर्य इसीलिए बनाया है कि आप उसको दृष्टि से केवल उसका उपयोग करो, उस पर आप छुओ ना। अब अच्छी अच्छी खूबसूरत चीज़ें लगी हैं, अब उनको पता चले तुम तोड़े फोड़े लगो, तो फिर आप सौंदर्य नष्ट कर रहे हो और आप फिर व्यभिचारी हो। सौंदर्य है, दिख रहा है, सुंदर है, जा रहा है, हाँ, नयन तृप्त हुई आँख है, तो अगर वो जा रहा, अब की कोई किसी को तकलीफ हो इस पर मैं देख ही रहा हूँ, या उसको तकलीफ हो ये क्यों देख रहा हो, तो ये मैंने लिखा कि अंधेरा ढकले सूरज को उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में ताले की खता क्या है, और किसी की रोब की मदिरा नशे से भी नशीली हो। तो हम लोग कहते नहीं कि उसको मैं देखा हूँ, सो नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग लड़कियों के लिए आत्महत्या कर लेते हैं कि वो नहीं मिली तो मर जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों करोगे, क्यों करोगे? तुम्हारी खुद की ज़िंदगी है, तुम खुद भी जियो भाई। कोई खूबसूरत है, आपको नहीं प्रेम कर रहा है तो जान दो। आप तो करते हो, आप अपनी तरफ से करते रहो, वो आपसे नहीं प्रेम करती, मत करे, जाए। आप प्रेम कर रहे हो ना, जैसे कि अब विद्या बालन से हम प्रेम करते हैं, या कैटरीना कैफ हमको बहुत अच्छी लगती है, वो हमको मिल रही का, वो जहाँ है रह रहे, हम हमारी खुशी है कि कैटरीना कैफ अच्छी है और रहे और खुश रहे, हम उसको प्यार, ऐसे प्यार करते हैं।
आई और प्यार करने का मतलब ये थोड़ा कि हम तुम्हारे पास चले जाएं और तुम मिल जाओ, तुम सामने मिलो, ये क्या है। तो अंधेरा ढक ले सूरज को, उजाले की खता क्या है, लगी हो सेंध दीवारों में, ताले की खता क्या है, किसी के रूप की मदिरा नशे से भी नशीली हो और कोई पी कर के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। वाह। एक इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है जी जिस पर आपकी कविता भी बहुत अच्छी है। राम और वैदेही का जो संबंध है, जी राम वैदेही से इतना प्रेम करते हैं कि अयोध्या से जाते हैं, वन पहुंचते हैं और वन में एक आता है दुष्ट आक्रांता, उनका अपहरण करके लेके चला जाता है। जी और उनका प्रेम देखिए कि वो पैदल चले जाते हैं, लंका जाते हैं और सीता को जीतते हैं, युद्ध लड़ते हैं। जी उसके बाद में फिर जब वापस आते हैं, घर पहुंचते हैं, वहीं उनकी अग्नि परीक्षा भी ले लेते हैं। जी जब घर आते हैं तो कोई उन्हीं के राज्य में से कोई उठ करके आता है और कहता है कि ये अपवित्र हैं, जी किसी और पुरुष के सानिध्य में रह करके आई जी। हैं। और फिर राम अपनी पत्नी को वन भेज देते हैं। जी तो क्या राम का वो प्रेम सच्चा था, या जब वो अपने कर्तव्य भाव में आकर के, क्योंकि वो राजत्व का भी एक सिद्धांत होता है कि आपको अपने राज्य के लोगों को ये बताना है कि राजा सबके लिए है, उसके लिए कोई एक महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर क्या प्रेम राम का खत्म हो गया? नहीं, मैंने वही तो कहा यार, मैंने कहा कि प्रेम में पास रहना थोड़े आवश्यक है, मिलन आवश्यक नहीं है। आपने एक वो पढ़ा होगा, वो था, वो बहुत ही प्रसिद्ध है उपन्यास, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी याद आएगा तो बताऊंगा। तो प्रेम ऐसा है कि प्रेम होता है तो होता है, नहीं होता नहीं होता। प्रेम अगर साथी आपका है, दोस्त है, कल आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जाओ, कल आप कारागार में अगर बंद हो जाओ, मान लो अपराध आप पर सिद्ध नहीं होता या कोई आरोप लग जाता है, तो क्या हम आपसे मिलाई करने नहीं जाएंगे या हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा? प्रेम कभी खत्म नहीं होता परिस्थितियाँ। प्रेमी अगर गलत कर रहा है तो प्रेमी तो सच्चा वो है कि उसके गलत काम में भी साथ दे। गुनाहों का देवता वो उपन्यास था, गुनाहों का देवता धर्मवीर वो भारती। काफ़ी मतलब कि मैं भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने शुरुआत में ही पढ़ा था, मुझे बहुत प्रभावित किया था उसने, कि उसने मर्यादा में, उस नायक ने मर्यादा रखी। जहाँ तक प्रभु राम का सवाल है, प्रभु राम एक लोक आदर्श थे। उस आदर्श को स्थापित करने में अगर सीता जी को वो न भेजते, उसके पीछे तो पहली बात तो आप ये समझो कि उसके पीछे और भी आध्यात्मिक कारण थे। कारण ये था कि प्रभु राम नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों का लालन पालन राज वैभव से हो, क्योंकि राज वैभव में पलने के बाद आईएएस अधिकारियों के बच्चे आईएएस नहीं बनते। अगर आईएएस अधिकारी के बच्चे को आईएएस बनना हो तो वो उसी परंपरा से आवे जहाँ से वो आया। जहाँ से आया है। तो एक तो ये था, पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसीलिए वन भेज दिया जाता था बच्चों को कि वहाँ जा करके वो अच्छे से पढ़ाई करें, ट्रेनिंग गए, रघुराई रामचंद्र भी गए थे, जबकि इतने दुलारे थे, कितने दिन बाद पैदा हुए थे राजा। बहुत सारे ट्यूशन लगा देते राजा। पहला तो कारण ये था कि सीता जी भी और राम जी भी चाहते थे कि उनके बच्चे स्ट्रांग बने, और वो तभी हो सकता था जब वो आश्रम में जा कर के एक सामान्य व्यक्ति के समान जीवन जिए। तब राज वैभव में पलते, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, तो उनका ना तो शरीर मजबूत होता और न मन और न शक्ति। इसीलिए लोगों से इतने महान हुए कि छोटी सी उम्र में पूरी अयोध्या की सैनिक। एक तो पहला ये है। दूसरा, जैसे लोक आदर्श थे, श्री राम राजा थे और आदर्श था उनका। तो मैंने वो पंक्तियां भी लिखी हैं, अग्नि परीक्षा जग का छल थी पर जग के प्रश्नों का हल थी। अग्नि परीक्षा जग का छल थी, जबकि प्रभु श्री राम जानते हैं जब वनवास जाते समय उन्होंने पहले कह दिया था, प्रिय तुम करो अग्नि में वासा, तब हम करें निशाचर नासा। वो पहले ही उनको अग्नि में रख के गए थे। वहाँ तो सीता का प्रारूप गया था लंका में, लेकिन उन्होंने अग्नि परीक्षा लेके दुनिया को दिखाया कि नहीं, मैं ऐसे लेके आया हूँ। और ये भी दिखाने की कोशिश की वो तो कि देखो संसार ऐसा होता है, संसार ऐसा होता है कि आप कितनी भी परिस्थितियों में कोई भी काम करोगे तो आपको उंगलियां आप पर उठेंगी। एक तरह से आप ये समझ लो कि आप दुनिया में जो भी काम कर रहे हो एक निष्ठा से, आदर्श से करो। तुम्हें अगर अच्छा, तुम्हारी आत्मा कह रही है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो वो अच्छा काम है, बस ये दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा ही अच्छा। और प्रेम तो कभी नष्ट होता नहीं है। वो तो सीता जी और राम जी तो वो ऐसे हैं कि उनका तो उंगली उठा ही नहीं सकते। सिया तेरा अभिशापित है राम, 2-4 लाइन आप। मैं वो, हाँ, वो भी भाई यही मैंने कहने की कोशिश की है कि हम सब जीवन में अभिशप्त होकर आते हैं। पंडित श्री राम शर्मा ने कहा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। मनु शत्रुपा स्वर्ग में गलती किए नीचे आए, एडम स्मिथ गलती किए नीचे आए,
आदम हुआ नीचे आए, हम इन तीनों धर्मों को ले सकते हैं। तो हमने ऊपर गलती की करी तो नीचे आए, तो हम अभिशप्त हैं, मतलब हम यहाँ सजा भोगने के लिए आते हैं। प्रभु राम ने उसी बात को कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए मैंने जीवन में बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ी हैं और तब जा कर के मैं राम बना हूँ। तो वो सीता जी से ही कहते हैं युग युग का संकल्प अटल था, तो उसको मैं स्वर में सुना देता हूँ। जो युग युग का संकल्प अटल था, मुझ में मेरा राम प्रबल था, पग पग पर जिसकी मर्यादा, देकर थोड़ा ले गई ज्यादा, भोर नयन भर लाई आंसू, भोर नयन भर लाई आंसू, पीड़ा लाई शाम, सिया तेरा अभिशापित है राम, सिया तेरा अभिशापित है। वज्रादपि कठोराण मृदून कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम हरते। कहा है कि जो महान व्यक्तित्व होता है उसके लिए कि आज ही मृत्यु हो जाए, आज ही मृत्यु हो जाए, कल स्वर्ग मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्यक्ति अपने परंपरागत मार्ग पर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कवि सम्मेलनों से मैंने एक चीज़ कॉमन निकाली कि आप कहीं भी कविता पढ़ते हैं तो पुरुषवाद की बात करते हैं जी। पुरुषवाद का विमर्श अगर होगा तो मुझे लगता है कि अगर कोई संस्था बने और कोई विधान बने तो उसके ब्रांड एम्बेसडर गजेंद्र प्रियांशु होंगे। हाँ तो, मैंने ये बात शुरुआत की, लेकिन वो पुरुष विमर्श ही नहीं है जी। वो तो मैं तो नारी विमर्श, वो मैं नारी विमर्श और पुरुष विमर्श, मतलब जो एक तरह से जो सामंजस्य खत्म हो रहा है। आप अकेले एक पक्ष की कैसे बात कर सकते हो? जी। आपको समाज बनाना है तो आप केवल नारियों की बात करके नहीं बना सकते और ना पुरुषों को बना करके। तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं नारी विमर्श का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा है आज नारियाँ तमाम तरक्की कर रही हैं, प्रगति कर रही हैं और बहुत अच्छा है, अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और हर क्षेत्र में काम कर रही हैं, तो ठीक है। लेकिन क्या नारियों में भ्रष्ट नहीं है? नारियाँ, तमाम नारियाँ हैं जो भ्रष्ट हैं। आपको अधिकारी भी मिलेंगे, आपको सामान्य नारियाँ भी मिलेंगी। तो आप केवल इस पक्ष को लेकर के कि नहीं केवल पुरुष ही बुरे होते हैं, तो ये तो गलत है ना। और एक व्यक्ति को लेकर समाज है, और समाज और परिवार, जब ये कहा गया कि नारी और पुरुष दो रथ के दो पहिए हैं, तो बिना एक पहिए में आप कैसे, एक पहिए में आप सोना लगा दोगे, एक पहिए में रबड़ का टायर भी नहीं लगाओगे, ये कौन सी व्यवस्था है? तो एक तरह से मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पुरुष भी प्रताड़ित हैं। मैंने कई पुरुषों को देखा है जो बेचारे, जिनको आत्महत्या करने की स्थिति पर आ गए हैं। मैंने कईयों को देखा है जिनकी पत्नियों ने परेशान किया। कारण क्या थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कईयों ने आत्महत्या किया, बहुत लोगों ने। पुरुष तो बेचारा परिवार देखता है, समाज देखता है, तो उसके भी पक्ष की बात की जानी चाहिए। खैर मैं वो आनंद में करता हूँ, लेकिन बात तो रियल है। पुरुष के बिना नारी और नारी के बिना पुरुष दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। नैनों में तीर व कटार लेके आई हो, जी, दो पंक्ति गुनगुनाए हैं। वो छंद है, तो वो तो सौंदर्य का सामान्य सा है, पब्लिक को जोड़ने के लिए मैं कह देता हूँ कि चुनरी ध्वजा सी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो, भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बान, अधरों पे लोहित अंगार लेके आई हो, कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो, मेरे मन का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। 26 जनवरी अभी बीता जी, जल्दी ही जी, और 72 वर्ष के इस गणतंत्र में जी, 200 लगभग 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी रही, उसके बाद में 72 वर्ष हमारे गणतंत्र ने पूरा किया। जी, इस बार भारत की राजधानी में जो कुछ हुआ जी, किसान आंदोलन के नाम पर, जी, आपका भी मैंने एक ट्वीट देखा, उसमें आपने दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति को उल्लेखित किया, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। जी। क्या लगता है आपको कि ये जो हो रहा है जायज़ है? कौन सही है कौन गलत है, या इसके बीच में कहीं हमारा गणतंत्र कमज़ोर हो रहा है? नहीं, कौन सही है और कौन गलत है इसका निर्णय तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को अभी वैश्विक स्तर पर मेरी जानकारी में उतनी क्लियरिटी नहीं आई कि रियल में है क्या। जी जी। पर जो लाल किले के साथ हुआ जी जी, वो ज़रूर बुरा था।
हाँ, इस चीज़ को समझना चाहिए सरकार को और किसानों को, दोनों को समझना चाहिए कि हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ, गरिमा के साथ खिलवाड़ ना करें कि हम पर पड़ोसी हंसे। पाकिस्तान के लोगों ने ट्वीट किया, चाइना के लोगों को प्रसन्नता हो रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से बुरा था और गलत था, इस चीज़ को मैं गलत कहूँगा। हुआ कैसे, अब ये भी तो अभी कन्फर्म नहीं है। तमाम लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक शह पर हुआ, क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा थी, वहाँ लोग कैसे गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, पर किसान तो सामान्यतः किसान तो हो नहीं सकते। मैं भी किसान परिवार का हूँ और मैंने भी देखा है किसान में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो राजनीति से, किसान तो होरी का आपने उपन्यास पढ़ा होगा, गोदान, किसान तो वो होता है, किसान तो सहनशील होता है। वो धूप को, बरसात को सह करके, पसीना बहा करके और दुनिया को खिलाता है, खुद भूखा रहता है। मैंने भी अब किसान का जीवन जिया है और मैंने भी खेती की है। मैं जानता हूँ मेरे भीतर कभी संसार किसी से बदला लेने का भाव पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सहन शक्ति हमें बहुत ज़्यादा है। हम सहने वाले लोग हैं, हम बदला लेने वाले नहीं हैं। और फिर राष्ट्रीय अस्मिता का अपमान करना, ये तो किसान सोच ही नहीं सकता, जो धरती की सुगंध सूंघ करके बड़ा होता है, जो जिसके लिए खेत, ये नहीं होता मेरे फादर की ज़मीन है वहाँ, मैं चाहूँ तो करोड़ों रुपए में बेच करके और लखनऊ में आलीशान व्यवसाय कर लूँ, पर मैं वो ज़मीन नहीं बेच सकता, क्योंकि एक तरफ मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं और मेरे दादा के दादा हैं, उनकी ज़मीन है और हम उसके साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे हमारे परिवार के लोग जुड़े हैं। तो हमारे खेतों के नाम हैं, फलाना खेत, धमाका खेत, तो हम उनकी खुशबू सूंघ करके बड़े हुए हैं। हम बदला नहीं ले सकते, हम मातृभूमि का अपमान भी नहीं कर सकते। फिर भी जो भी हो, ये गलत हुआ, और गलत है तो गलत कहा जाएगा। एक उन्माद पर ही आपकी एक कविता है, और कविता क्या कह सकते हैं, 2-3 पंक्तियां जो मैंने सुनी थी, और जब पहली बार मैंने आपको सुना था, उसी के बीच में, उसी क्रम में था वो, मुजफ्फरनगर को लेकर के आपने कुछ लिखा था जी। वो दो पंक्ति आप सुनाइए। हाँ, वो ये था कि उस समय भी सत्ता क्या है, कभी कभी आनंद में होती है और जनता दुख में होती है, तो तकलीफ़ होती है। मैंने एक कविता और कहीं लिखी थी, जब कुंती और आती है कर्ण के पास, आपने देखा होगा कि वो आती महाभारत के युद्ध के समय, तो मैंने कहा कि ये मुझे लगा, मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, जब सत्ता संकट में होती है तो कुटिया में पता चला खाना खा रही हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे बड़े बड़े गृह मंत्री हों, हैं राहुल गांधी जी, है ना, राहुल गांधी जी अपने जाते हैं केरल में, पता चला पत्तल बिछा के खा रहे हैं। कभी ऐसे भी जाके किसी के यहाँ खा लो, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाते। पर सत्ता संकट में आती है, जब महाभारत का युद्ध छिड़ता है तो हर कुंती कुटिया पर खड़ी मिलती है। तो मैं ऐसे बिंब लाया करता था। तो उस समय 2012 का समय था, तो सैफई में हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का घर है और वहाँ बहुत खूबसूरत, वहाँ सैफई महोत्सव चल रहा था। वहाँ शायद कोई नर्तकी नाच रही थी और सुबह बच्चा एक जो है वहाँ मुजफ्फरनगर में ऐसे घूम रहा था कटोरा वटोरा लेके, तो मुझे वो बड़ी पीड़ादायक लगा। तो मैंने वो 4 पंक्तियाँ लिखी और स्वाभाविक रूप से निकल ही जाती है और होता भी है। सत्ता और सुख मिलने लगता है तो आदमी थोड़ा सा आलसी हो जाता है, हो भी जाता है। हो सकता है मैं भी अगर उस स्थान पे जाऊँ तो आलसी हो जाऊँ। तो वो लिखा था कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, चुनाव जैसे होता समय समय गुजरता, तो थोड़ा अपने तरीके से, जिस तरीके से आप मंच पर चुनाव जब होता है तो राजनीति की भोर का समय होता है। भोर सब कुछ सुहावना, सब कुछ आनंद, नेता लगता बहुत प्रिय है सब कुछ, कि भोर था प्यार अब दोपहर हो गया, स्वप्न का हर भवन खंडहर हो गया, तुम संवरती संवरती हुई सैफई, मैं उजड़ कर मुजफ्फरनगर हो गया। तो ये 2 प्रतीक थे जो अच्छाई और बुराई के, मतलब खूबसूरती के और बदरूप स्थिति के, दोनों की के बीच का ये नए प्रतीकों के माध्यम से जोड़ा। उसी राजधानी में एक तरफ परेड हो रहा है, हमारी सेनाएं अपना साहस दिखा रही हैं, और लाल किले पर भारत के तिरंगे का अपमान हो रहा है। दोनों चीज़ एक साथ में हो रही थी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लगभग समापन की ओर हैं। 2022 आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। और आप उत्तर प्रदेश से हैं जी। साहित्य से जुड़े होने का फायदा ये होता है कि आपको सब कुछ पता होता है। हाँ, सब कुछ तो नहीं, लेकिन हम ज़्यादातर लोगों से मिलते रहते हैं, बहुत सारी जन भावनाओं का ज्ञान होता है। तो इसमें एक मुद्दा विकास, दूसरा रोजगार, और इन सबसे अलग जो सबसे बड़े मुद्दे हैं राम मंदिर, धारा 370, CA/NRC, ये सारे मुद्दे हैं। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो उत्तर प्रदेश के खासकर युवा हैं, कि वो किन बिंदुओं पर अपना ध्यान रखें
और आपकी जो एक साहित्यिक समझ है कि सत्ता किस प्रकार होती है, आपने बहुत सारी कविताएं भी उस पर लिखी हैं, तंज भी आपके आते रहते हैं, तो आपका एक मैसेज मैं चाहता हूँ। हाँ, वो तो मैंने देखिए पहले भी कहा कि हमारे चुनाव में केवल अंगूठे पर स्याही रह जाती है, हाँ। लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह मैंने लिख गए, रखा। हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे रह गए। तो युवाओं से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लहर आ रही है उस लहर में ये भी देख लो कि लहर मोती ला रही है कि खाली लहर है। अगर खाली लहर है तो उसका तिरस्कार करना है, हमें उन्माद में नहीं रहना है, हमें ये देखना है कि हमें ज़िंदगी में हमारे लिए क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन तमाम शक्तियाँ हैं, जो तमाम काम है जो उन्माद का काम करते हैं, उन्माद करके आपकी भावनाओं से खेलना। तो भावनाएं आपके जीवन में काम नहीं देती, जीवन के सफ़र में आपको भावनाएं काम नहीं करती हैं। तो भावनाओं में बह करके आप किसी को विजयी बना रहे हो या किसी से के साथ हो, तो ये गलत है। आप अच्छी तरह से देख लो कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। उन्माद जो है जीवन में ठीक नहीं है। उन्माद में बह करके आपको आप कुछ भी बना लो, फिर 5 साल फिर पछताओ। तो उन्माद से हट करके सत्यता क्या है उसको जांचें और परखें। उनके पास समय है, अभी भी समय है, अभी 2022-24 अभी टाइम है। तो ऐसे में देख लें कि उनके लिए हितकर क्या है। तो सवालों का सिलसिला हमारा अब ख़त्म होता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारे दर्शकों को आप ऐसा सुनाएं जो अभी तक कहीं सुनाया ना हो, एकदम नया तरोताज़ा। और नया तरोताज़ा क्या, तो या कुछ जो आपको लगे कि सुनाते रहता हूँ सबको। और इधर मैंने कुछ लिखा है तो मैं सुना देता हूँ। मैं तो वैसे क्या है कि कवि सम्मेलनों में ज़्यादातर मैं आता जाता रहता हूँ और आते जाते में मैं सुनाते रहता हूँ। इधर एक गीत मैंने लिखा था जी, तो वो मैं सुना देता हूँ। जो इस समय परिस्थितियाँ थी कोरोना काल की, हम सब बहुत परेशान थे। कई लोगों ने आत्महत्याएं की, हमारे बाराबंकी में भी 2-3 केस हुए, सफ़ेदाबाद में 1-2 केस हुआ। तो बड़ा मन दुखी हुआ इस बात को लेकर के कि किस लिए आत्महत्या, किस लिए। लोगों ने कहा कि आर्थिक संकट। तो मैंने कहा आर्थिक संकट क्या जीवन के संकट से बड़ा है? जीवन आपका बच रहा है, ज़िंदगी है, तो अर्थ का क्या है। मैं खुद बचपन में मेरे पास बहुत कम पैसे हुआ करते थे, हम आज पैसे खूब मिल रहे हैं, आप सबके आशीर्वाद से प्यार मिल रहा है। कल हो सकता है मेरे पास ना भी हो। तो ये तो आता जाता रहता है, पर जीवन रहना चाहिए। तो मैंने लोगों से एक अपील का एक गीत लिखा, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुख में दुख और दुख में सुख का एक मेला, दुख में सुख और सुख में दुख का एक मेला, सुख में दुख और दुख के बिन सुख है अकेला। दोनों एक साथ आते जाते रहते हैं कि सुख में दुख और दुख में सुख का एक मेला, सुख के बिन दुख, दुख के बिन सुख है अकेला। दुख के आगे देख सुख सुकुमार बैठा, दुख के आगे देख सुख सुकुमार बैठा। चल मुसाफिर चल अभी क्यों हार बैठा, चल मुसाफिर चल अभी क्यों हार बैठा। प्रकृति का नियम है, रात ढलती है सुहानी भोर आती, रात ढलती है सुहानी भोर आती, दुल्हन बन कर के उसाचित चोर आती। धूप जब हद से अधिक बढ़ती गगन में, दुख जब बढ़ता है तो इसका मतलब आने वाला समय अच्छा है। धूप जब हद से अधिक बढ़ती गगन में, और भी बदली अधिक घन घोर आती। तो जो समय है वो समय बीतता है, और जब दुख ज़्यादा हो रहा होता है तो सुख। देखा आपने, धूप जब ज़्यादा होती है तो आदमी ये कहता है कि बरसात होने वाली है, ऐसा होता है, क्योंकि विज्ञान का नियम है, भाप ज़्यादा बनती है तो ज़्यादा होता है। जीवन में भी यही है, जब दुख ज़्यादा हो रहा होता है तो सुख समझ लो कि बहुत अच्छा आने वाला है। जितना आप दुख, क्योंकि बैलेंसिंग है ना, बैलेंसिंग है। रात ढलती है सुहानी भोर आती, दुल्हन बन कर के उसाचित चोर आती। रात जब हद से अधिक, धूप जब हद से अधिक बढ़ती गगन में, और भी बदली अधिक घन घोर आती। बस इसी उम्मीद पे है संसार बैठा, चल मुसाफिर चल अभी क्यों हार बैठा, चल मुसाफिर चल अभी क्यों हार बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो इतने हमारे साथ गजेंद्र प्रियांशु जी,
आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने द न्यूज ओशन को इतना समय दिया। और द न्यूज ओशन के दर्शकों, मैं अमरीश शुक्ला व्यक्तिगत तौर पर आपसे एक वादा करके जाता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा, साहित्य का सिलसिला जारी रहेगा। कैसा लगा आपको अभी आप बताइए, नीचे अपनी प्रतिक्रिया लिखिए।